नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में यौनाचार मामले से जुड़ा हुआ कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। खबर यह है कि पटना स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है। ब्रजेश ठाकुर के परिजनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। ब्रजेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और तकरीबन ईडी ने जब्त की है। अभी तक की जो रिपोर्ट कहती है वो तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। और दूसरी बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा हुआ है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने समर्थकों ने काफी हंगामा किया। यह हंगामा नारेबाजी रामा सिंह के विरोध में हुआ, जिन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ बयानबाजी की। हंगामा देखकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घर के बाहर आए। नाराज कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाने की कोशिश की। का यही खूबसूरती है, सब लोगों को अपना अधिकार है कि अपनी बात जो है पार्टी के सामने रखे, दावेदारी जो है पेश करे, सब लोगों का अधिकार है। लेकिन पार्टी जो है निर्णय करती है कि भाई किसको टिकट देना है, नहीं टिकट देना। जो जीतेगा सर्वे चलते उसके आधार पर सब लोगों को, सभी लोगों का ख्याल रखते हुए उन लोगों को टिकट नहीं। और अगली खबर है बेतिया से, जहां एक महिला की निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपराधियों ने महिला की हत्या कर सिर और उसकी कलाई काटी है। महिला का शव गन्ने के खेत में मिला है। घटना नरकटियागंज के मुरली सरेह की है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव का कटा सिर और कलाई अब तक बरामद नहीं हो सका है। शव को देखकर लग रहा है कि महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुबह खेत पर पहुंची महिलाओं ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। और मुजफ्फरपुर में एक सिरफिरे युवक ने मामूली विवाद में एक बुजुर्ग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। 80% जले बुजुर्ग का बैरिया स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना कटरा थाना इलाके की गंगिया गांव की है और यह बताया जा रहा है कि 65 साल के भोला महतो और 21 साल के आरोपी युवक कुणाल ठाकुर के बीच मंगलवार शाम किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद आरोपी कुणाल ने धमकी दी कि उसे जिंदा जला देगा। रात में भोला महतो सोए हुए थे। उसी दौरान बिस्तर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई और मामले में अभी तक कटरा थाने में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। घटना के बाद से गांव में काफी तनाव है। 12 बजे के बाद 1 बजे के लगभग जब हम लोग नींद टूटा तो उठे तो उनको देखा पूरा अंगार पेट्रोल का डब्बा जला रखा हुआ डब्बा यहाँ, और उसके अलावा पूरा छटपटा रहे, बोल रहे थे बचाओ बचाओ। तो यही करते हैं कि ये इंसाफ हो, इसका आगे जो प्रक्रिया होगा वो देखा जाएगा। तो कोई विभाग नहीं है। पेट्रोल डाल के जला दिया है। लाल सिंह का बेटा, बेला नाम है उसको। कहता कि जी अति साँझे में मुँह ठुठी करके कहता था कि आपको रात में हम जला देंगे। इधर छपरा में मंगलवार को कारोबारी से 1 लाख रुपए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि अपराधी कारोबारी का बैग छीनकर भाग रहे हैं। बड़ी बात यहां यह है कि पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही। इस मामले में पीड़ित कारोबारी ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। माल निकाल कर रुपया लेकर के जा रहे थे और वहाँ जाकर आदमी के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर हमारा 1 लाख रुपया पीछे से पाकिट मार करता एक आदमी था, वो छीन करके भाग गया। बैग में हमारा खाता था और आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, पोस्ट ऑफिस का भी खाता था उसी। और खबर है सुपौल से, जहां पुलिस ने एक कंटेनर से 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है। कंटेनर पर आर्मी ड्यूटी लिखा है। शक होने पर पुलिस ने जब कंटेनर को रोका तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा किया, कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शराब की खेप लेकर सहरसा जाया जा रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस शराब की तस्करी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। एक कंटेनर जो किशनपुर से सहरसा की ओर जा रही थी, रास्ते में उसको रोकने के लिए जब हाँक दिया गया तो गाड़ी स्पीड बढ़ा दिया। उसको चैनसिंग पट्टी में पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत जब जांच किया गया तो काफ़ी मात्रा में शराब था, जो करीब 300 पेटी उससे
गिनने के उपरांत मिला। ड्राइवर से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि 25 तारीख को ये सिलीगुड़ी में शराब को लोड किया था और इसको सहरसा ले जाना था। उधर बांका में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। एम्बुलेंस में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जाती थी। बौंसी पुलिस ने शाम बाजार के पास एम्बुलेंस को चेकिंग के लिए रोका तो शराब तस्करी का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस के हत्थे 2 शराब तस्कर भी चढ़े। और दानापुर के मिथिला कॉलोनी के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। लोगों को नाले के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। दानापुर में 2 दिनों की बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। पानी की निकासी नहीं होने से यहां के लोगों में गुस्सा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। अभी हम खड़े हैं दानापुर के मिथिला कॉलोनी में। ये त्रिमूर्ति नगर है और आप देख सकते हैं कि जल जमाव का क्या नज़ारा है। ये पूरा इलाका जो है जलमग्न है और पूरी तरह से जो है चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, इसी पानी में आने जाने को लोग विवश हैं। ये पानी आज से नहीं, जब से बरसात हुई है तब से लगातार यहाँ पे लगी हुई है और इसी पानी में लोगों का आना जाना और रहना होता है। जब से ये बरसात हुई है पिछले महीने से लगभग कम से कम 20 दिन से ये जल जमाव की स्थिति जारी है यहाँ पे। जो यहाँ के मुखिया उन्होंने प्रयास तो बहुत किया है जनरेटर मोटर लगवा करके पानी साफ करवाने का, लेकिन हर 2 दिन के बाद फिर से जमाव हो ही जा रहा है। और इस पानी का सबसे बुरा जो प्रभाव हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल पानी नहीं है, इतना गंदगी के कारण तरह तरह के मच्छर और कीड़े वगैरह उपजना स्टार्ट हो गए हैं जो घरों के अंदर तक जाने चालू कर चुके हैं। हालांकि नगर परिषद जल जमाव को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन यह जल जमाव समाप्त नहीं होता है। निकासी का बेहतर प्रबंध नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। उधर छपरा में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहां नगरपालिका चौक और सलेमपुर मोहल्ले में भारी जल जमाव हुआ है। लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए कि किस तरीके से घुटने भर पानी है। लोग इसी में आ जा रहे हैं। गंदगी का अंबार है, पानी काला पड़ चुका है और मोटरसाइकिल से अगर गुजरिएगा तो ये हालत होगी कि देखिए ये बाइक जैसे बंद हो गई। चलते चलते स्थिति ये हो सकती है। गड्ढा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है। और बारिश के बाद हुए जल जमाव ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आने वाले गाड़ी बंद हो जा रही है और सिलेंसर पे रुक जा रही है, इसलिए बंद हो जा रही है। गाड़ी भी खराब हो जाएगी इसी। कितना पानी लगा है? पानी तो अभी घुटना से ऊपर तक है। कई जगह पे लगा है कि यहीं पे लगा हुआ है। और मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 15 प्रखंड की बड़ी आबादी प्रभावित है। बाढ़ का पानी घटने के बाद भी कई इलाकों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। नाव के सहारे ही बड़े इलाकों में लोगों की जिंदगी कट रही है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने बूढ़ी गंडक के बाढ़ का पानी का मुशाहिरी के रजवाड़ा इलाके में जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में पिछले 1 माह से आवागमन का मुख्य साधन जो है वो नाव ही रह गया है। अभी हम हैं मुसहरी इलाके में। ये यहाँ बूढ़ी गंडक नदी का जो पानी है इलाके में अब भी फैला हुआ है और लोगों के आवागमन के लिए अब भी जो छोटी छोटी नावें हैं, जिसे आप नौका कह सकते हैं, वो ही सहारा है। और सड़क से लेकर बाज़ार जाने और फिर वापस घर आने के लिए नाव ही सहारा है। इस कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, लेकिन छोटी नैया में जब 4-5 लोग अधिक सवार होते हैं तो ये संक्रमण फैलता भी है और इस इलाके में कोरोना संक्रमित कई मरीज मिले भी हैं। ऐसे में लोगों की जो चुनौती है वो दोहरी हो जाती है। एक तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ इलाका, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण होने का डर। ऐसे में अब भी मुजफ्फरपुर के 15 ब्लॉक में तकरीबन 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और कई इलाकों में अब भी नाव ही लोगों के आवागमन का सहारा बना हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। इधर मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरैनी प्रखंड के लाखों लोग बीते 2 महीने से बाढ़ की पीड़ा झेल रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने का एकमात्र सहारा नाव है। लोग गरीब हैं और करीब हर परिवार की जरूरत नाव होती है। गरीबी के कारण नाव खरीदना संभव नहीं है, लिहाजा जुगाड़ नाव एकमात्र सहारा है। केले के थंब, खाली गैलन, टायर और ट्यूब कार नाव आपने देखा होगा। यहाँ लोग जलकुंभी का भी नाव बना रहे हैं। जलकुंभी से बनी नाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी तुर्वसु ने। मधेपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिंदगी आसान नहीं है और इस चीज को समझने के लिए इस जुगाड़ नाव को देखना होगा। यह जो जुगाड़ नाव है ये पत्थर चूर से बनाया गया है। जलकुंभी जिसको हम लोग
कहते हैं। और जलकुंभी को जमा करके ये लोग जो है नाव बनाए हैं और इसी नाव के सहारे से जो दूर में आप घर देख रहे हैं उस घर में जो परिवार के कुछ सदस्य बचे हुए हैं उनको लाने ले जाने और वहां से खाना लाना और ये सब जो काम है ये इस नाव के सहारे परिवार के सदस्य के लिए लोग करते हैं। और जो बाकी कुछ लोग हैं वो जैसा कि इन्होंने बताया है तो सड़क किनारे और विद्यालय भवन में रह रहे हैं। तो कैसे ये इनके दिमाग में आया, कैसे आप सोचे इस चीज का गाँव बन सकता है? पतलचूर जो है ना ये बार पानी आते हैं इधर से, हम लोग इसी जुगाड़ बना के उधर से इधर आते हैं। इसी से? हाँ इसी से। तो ये जो आप लोग इससे कौन कौन काम करते हैं इस नाव से? आप इधर से खाली आते हैं, खाना लेके जाते हैं बस। ओ, तो कितने लोग जो हैं वो घर पे अभी रह रहे हैं? अभी 4 लोग हैं घर पे। कौन कौन है? मेरा सिस्टर है और मेरे वाइफ है। और बाकी लोग स्कूल पर है। और जो मुआवजा की 6,000 की राशि बताई गई थी उसके लिए कुछ किया गया है? उसके लिए फॉर्म भरा है। फॉर्म भरा है। तो बिल्कुल जो नज़ारा है आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई मदद जो है लोगों तक नहीं पहुँची है और लोग जुगाड़ पे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और छपरा से भी खबर है जहां बाढ़ का कहर जारी है। यहां मदारपुर पंचायत के गोसी छपरा गांव की संपर्क सड़क बाढ़ के पानी में पूरी तरह कट गई। सड़क कटने के बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस गांव की सुध लेने अभी तक नहीं आया। ग्रामीण जान हथेली पर लेकर इस रास्ते को पैदल पार करते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए हर ओर से जी मेंस और नीट यूजी की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की तारीख में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा और परीक्षा तय तारीख पर होगी। तय समय के मुताबिक जी मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होगी, जबकि नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को होगी। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि कोरोना संकट में परीक्षा सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए कई चरणों की योजना बनाई गई है। मसलन की परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, परीक्षा कक्षों में छात्रों की संख्या कम होगी, परीक्षा कक्षों में अभ्यर्थियों को दूर दूर बैठने की व्यवस्था होगी और परीक्षा केंद्रों के भीतर आने और बाहर जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ऐसे कई बच्चे हैं जो अलग अलग ज़िले में रहते हैं और हमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी बंद है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। मंत्रालयों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर जेईई और नीट की परीक्षाओं की कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए तो ये हमारे हित में होगा, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ जिसके चलते हम शायद अभी एग्ज़ाम देने के कंडीशन में नहीं है। कोविड की वजह से सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जहाँ तक बात है एनआईटी और नीट के एस्पिरेंट्स की, तो उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। बहुत जगह तो ऐसा है कि बाहर आ रखा है तो बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते, जो ट्रैवल कर सकते हैं उन्हें सिक्योर नहीं लग रहा ट्रैवल करना। हो सकता है ड्राइवर को कोविड हो या कोई कोविड पेशेंट बैठ रखा हो पहले। और हमने 2-3 साल तैयारी करी है, 4-5 लाख रुपए लगे बच्चों पे, बाहर रह के पढ़े हैं, वो क्यों नहीं एग्जाम देना चाहेंगे? देना है एग्जाम, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उनमें वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते। उन्हें तो यही लगता रहे ना कहीं कोविड ना हो जाए, उन्हें डर रहेगा अपना हेल्थ का। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एग्जाम्स पोस्टपोन। देश में संक्रमण इस स्तर से बढ़ता जा रहा है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा अगर इतने सारे लोग 25 लाख विद्यार्थी और उनके अभिभावक सेंटर्स पर अगर एक साथ एकत्रित होते हैं। तो ऐसे इस बीच में हमारा ऐसा मानना है कि यदि गवर्नमेंट इस परीक्षा को आयोजित कराना चाहती ही है तो एनटीए को सुरक्षा गाइडलाइंस जो भी हैं उन सबका पालन स्ट्रिक्टली करवाना होगा कि भाई गैदरिंग नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क पहन के लोग आए और सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, 2 पाली में परीक्षा हो, यह सब कुछ सुनिश्चित करना बहुत जरूरी। दरभंगा एयरपोर्ट से फिलहाल हवाई सेवा का शुरू हो पाना संभव नहीं है क्योंकि रनवे और टर्मिनल का काम पूरा हो पाया है। डीजीसीए ने 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल में दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी है और ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे और टर्मिनल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार ने। अभी हम खड़ा हैं दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर में और हम जो नया एक लेटर आया है उसके अनुसार दरभंगा से जो उड़ानें भरनी है 3 बड़े शहरों के लिए, उसमें स्पाइस जेट के द्वारा समय जो है निर्धारित किया गया है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि 25 अक्टूबर से यहाँ से उड़ानें
शुरू हो जाएंगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये वायुसेना केंद्र है, यहीं से एयरपोर्ट जो उड़ानें हैं शुरू की जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक जो टर्मिनल का भी जो काम है, आप दूर में जो यदि कैमरामैन दिखा पाएंगे तो वो दूर में जो है, जो बिल्डिंग है, वो टर्मिनल बनाया जा रहा है वहाँ से। अभी उसका काम भी जो है पूरा नहीं हो पाया है। टर्मिनल का ही नहीं, रनवे का भी जो काम है वो अभी नहीं हो पाया है। मिला जुला के तो 50% से ऊपर काम अभी बाकी है यहाँ होना। ऐसे में स्पाइस जेट के जो समय सारणी जो आया है, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ 25 अक्टूबर से उड़ानें यहाँ से शुरू की जाएंगी, वो कितना सही हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। चूँकि पहले भी यहाँ से कई बार नई तारीख मिला करती रही है, जो तारीख अक्सर अमूमन फेल हो गया है। और अब ये नया जो तारीख आया है 25 अक्टूबर, जो यहाँ से बताया गया है कि 3 बड़े शहरों दिल्ली, बंगलोर और मुंबई के लिए यहाँ से उड़ानें भरी जाएंगी। तो ये देखना होगा कि ये जो अगला जो तारीख है वो कहाँ तक धरातल पर उतर पाता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हलचल तेज है। एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाते हुए आरजेडी ने सीपीआई और सीपीआईएम को भी गठबंधन में शामिल कर लिया। सीपीआई और सीपीआईएम की 9 सदस्यीय टीम ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और इसके बाद इस पर मुहर लग गई। सीपीआई के सेक्रेटरी राम नरेश पांडे ने कहा कि वाम दल भी अब गठबंधन में शामिल हो गया है, हालांकि सीटों को लेकर कुछ नहीं कहा। सिंह से सकारात्मक बात हुई और सीपीआई सीपीएम राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी, यह समझ बन गई। 243 सीट वाम और जनवादी ताकतों का सीट होगा, 243 हमारा सीट है। इस बार वोटों का बिखराव नहीं हो, माइक्रो लेवल पर महागठबंधन कैसे मजबूत हो और विजय प्राप्त करे, इसके लिए वामपंथी दलों के नेता सीपीआई सीपीएम के आज आए थे। हमारे माननीय आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश के श्री जगदानंद सिंह जी से बात की उन्होंने और बहुत अच्छी बात हुई। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि महागठबंधन से जुड़ना वाम दलों के लिए क्यों उत्साहजनक है। इसके लिए समझने के लिए कुछ विधानसभा परिणामों पर आप नजर डाल पाएंगे। 2005 में 11 सीटों पर इन्हें जीत मिली। इसके अलावा 2010 में सिर्फ 1 सीट पर जीत हुई। विधानसभा में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन हम आपको बता रहे हैं, इससे बहुत कुछ आकलन कर पाएंगे। 2015 में 3 सीटों पर इन्हें जीत मिली। वहीं जब आंकड़ा बढ़ता है 1995 की हम बात करें तो 28 सीटों पर इन्हें जीत मिली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलएसपी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव की तैयारियों और सीटों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन ने अब तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, यह चिंता का विषय है। सीटों के बंटवारे में देर से सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता थोड़े चिंतित हैं। मांझी जी चले गए, नहीं जाना चाहिए था और हम तो आज भी चाहते हैं कि महागठबंधन का दायरा बढ़े, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो हम तो दायरा बढ़ाने की राय रखने वाले लोग हैं और इसके लिए हम बाकी दलों से भी आग्रह करते हैं कि सब लोग इसके दायरा को बढ़ाएं ताकि एनडीए के खिलाफ जो भी वोट है उसके बंटवारा को रोका जा सके। इधर तेज प्रताप यादव रांची में पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। लालू से मिलने के लिए तेज प्रताप पटना से रांची के लिए रवाना हुए। रांची रवाना होने से पहले तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य का हाल जानने रांची जा रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह सब आरजेडी के साथ हैं। तेज प्रताप ने लालू की नाराजगी की बात को भी खारिज कर दिया। पिताजी का स्वास्थ्य देखने के लिए जा रहा है, बहुत दिनों से नहीं गया था मैं, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पार्टी की रणनीति के लिए बात होगी सर? पार्टी की रणनीति के लिए लगातार हम और तेजस्वी जी चर्चा करते हैं कि पार्टी में किस तरीके से लोगों को और चुनाव का माहौल है, तो तमाम ऐसी रणनीति है तो होगी पार्टी में। अच्छा, जो कोई रूठे हुए लोग हैं, जैसे रामा सिंह जैसी ताकत जुड़ रही है, तो कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उन्हें मनाएंगे? सब माने हुए लोग हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है। सर रामा सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहे तो हमारी बीमार है, चाचा जी रघुवंश चाचा जी बीमार हैं जी। हाँ,
तो मतलब दोनों को एक साथ आ जाएंगे एक साथ? सब लोग साथ में हैं ही, अलग कहाँ है? कह रहा था कि लालू जी नाराज थे आपके बयानों को लेके। नहीं, नाराज कहाँ है? ये सब र्यूमर आप लोग के जरिए उड़ता है। परिवार में आप लोग आग लगाने का काम करते हैं, मीडिया के लोग। रघुवंश प्रसाद पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी पर हमलावर हैं, वहीं आरजेडी को सहयोगी नसीहत दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन उनके बचाव में भी नहीं आती है। केवल अपने पिताजी, माताजी और पूरे परिवार, पूरे कुनबे के बचाव में आती है। उन भ्रष्टाचारियों के बचाव में आती है जो भ्रष्टाचारी उनके संरक्षण में बिहार में लंबे समय तक कुशासन का दंश दिया है। रघुवंश बाबू को बेसहारा छोड़ देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार रहा है कि लोकतंत्र के जितने भी संक्रमण फैलाने के जो तरीके हो सकते हैं, उन तमाम तरीकों का ईजाद करने का ये राजनीतिक कारखाना रहा है। आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना को जो भी लोग आहत करेगा, उसकी राजनीति बिहार की जनता जरूर आहत कर देगी। रघुवंश बाबू एक बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, और किस परिस्थिति में उन्होंने ये फैसला लिया वो वही बता सकते हैं। लेकिन चुनाव के टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं का इस्तीफा कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को मनाना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। रघुवंश बाबू बड़े नेता हैं, हम लोग के वरिष्ठ रहे हैं, अभिभावक तुल्य रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, फिर पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो लोग हैं उनके साथ क्या वार्ता हो रही है, क्या वार्ता हुई है, क्या वार्ता होने वाली, फिर उसके आधार पर वो क्या सोचने वाले हैं। वो तो अभी बीमार हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना ही कर सकता हूँ। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।